हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। आज के इस सेशन में एनसीएल असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। जो सब्जेक्ट है सॉम, इसका पार्ट 4 हम लोग सॉल्व करेंगे और पार्ट 1, 2 एंड 3 जो है ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो आप लोग आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, नहीं देखे होंगे तो। और फ्रेंड्स, आपको बता दूं एग्ज़ाम जो है एनसीएल असिस्टेंट फोरमैन का दिसंबर एंड या फिर जनवरी फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम हो सकता है, तो आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और तेज़ी में पढ़िए, अपना परफॉर्मेंस को और फास्ट रखिए। ओके, तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पार्ट 3 में हम लोग 41 क्वेश्चन तक सॉल्व किए थे, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे 42 क्वेश्चन नंबर। देखिए, द टॉर्क प्रोड्यूसिंग अ यूनिट ट्विस्ट इन अ शाफ्ट ऑफ यूनिट लेंथ इज, बताइए क्या होता है। तो इसका 42 का आंसर देखेंगे, तो आंसर बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं कुछ इसके रूल्स जो है फार्मूला। टॉर्सन इक्वेशन, टॉर्सन इक्वेशन जो होता है T/J इक्वल टू होता है G θ/L, ये आप लोग को पता होगा। अब यहाँ पे क्या पढ़ रहा है, अ यूनिट ट्विस्ट यानी पर यूनिट ट्विस्ट, अ यूनिट ट्विस्ट लिखा है, तो हम लोग लिखेंगे पर यूनिट ट्विस्ट एंड पर यूनिट लेंथ। यहाँ पे लिखा है यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ, तो इसका मतलब होगा L इक्वल टू थीटा इक्वल टू 1 होगा। तो हमें जो मिलेगा इक्वेशन T इक्वल टू G होगा। T जो होता है टॉर्क होता है और J पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, थीटा जो होता है एंगल होता है, ये सब आपको पता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा C, टॉर्सनल रिजिडिटी। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। फॉर एनी गिवन पावर एंड परमिसिबल शियर स्ट्रेस द रोटेशनल स्पीड ऑफ शाफ्ट एंड इट्स डायमीटर आर कोरिलेटेड बाय द एक्सप्रेशन। इसका राइट आंसर जो है, कभी भी ये बार बार एग्जाम में आ जाता है, याद ही कर लीजिएगा, ये होगा NdQ इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब ये आया कहाँ से है, ये रूट बताता हूँ, आपको ऐसी ज़रूरत नहीं है, इसको आप याद कर सकते हैं, ये बार बार एग्जाम में आता भी है। देखिए, पावर P इक्वल टू होता है टॉर्क इंटू एम होगा ओमेगा T ओमेगा, ठीक है, और टॉर्क T इक्वल टू होता है टाउ पाई DQ अपॉन 16, ये आपको पता है। मतलब कहीं कहीं पे लिखा ऐसे होता है π/16 DQ टाउ, ऐसे लिखा होता है, ठीक है। तो टॉर्सन इक्वेशन देखेंगे, फ्रॉम टॉर्सन इक्वेशन क्या होता है T/J इक्वल टू टाउ/R, ठीक है। अब हमें करना क्या है, इस P में इसको T को पुट कर देना है। तो देखिए P इक्वल टू T आपको दिया है π/16 DQ टाउ इंटू ओमेगा जो क्या होता है 2πN/60। तो आप पावर का फॉर्मूला देखेंगे और टॉर्क का फॉर्मूला देखेंगे, गिवन पावर और शियर स्ट्रेस टाउ का फॉर्मूला भी देखेंगे आप यहाँ से, ठीक है। तो आपको क्या मिल रहा है, ये DQ और N मिल रहा है यहाँ पे, इसलिए NdQ जो है इसमें क्या है, कांस्टेंट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। टॉर्सनल रिजिडिटी ऑफ ए सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट ऑफ डायमीटर स्मॉल d इज प्रोपोर्शनल टू। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। और फ्रेंड्स, मैं बता दूं, अगर आप लोग को एनसीएल का कोर्स ज्वाइन करना है, बेसिक कंसेप्ट के साथ पढ़ना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि ज़रूरत है, तो जल्दी से जल्दी कोर्स को ज्वाइन कर लेंगे। हमारे ट्यूटलेज एकेडमी एप्लीकेशन पे बहुत ही नॉमिनल अमाउंट रखा गया है, जो कोई भी स्टूडेंट अफोर्ड कर सकता है। तो आप लोग जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए प्रिपरेशन, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं है। बहुत अगर ज़्यादा टाइम होगा तो आपको समझ लीजिए आज से 1.5 महीना हो सकता है। मतलब जनवरी, अगर दिसंबर में उम्मीद कर सकते हैं कि लास्ट दिसंबर में एग्ज़ाम होगा, या फिर जनवरी के फर्स्ट या सेकेंड वीक तक एग्ज़ाम कन्फर्म है, हो सकता है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ये टॉर्सनल रिजिडिटी ऑफ सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट बोल रहा है ना, तो लिखेंगे इसको टॉर्सनल रिजिडिटी of
सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट इक्वल टू होता है जी जे, यानी जी को ऐसे ही रखेंगे, जे जो होता है वो होता है पाई अपॉन 32 डी टू द पावर 4। कभी कभी जे का फॉर्मूला ही पूछ दिया जाता है, ठीक है, तो आपको याद रखना चाहिए पाई अपॉन 32 इंटू टी क्यू। तो टॉर्सनल रिजिडिटी ऑफ सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट में देखेंगे डायमीटर जो है वो क्या होगा, डी टू द पावर 4। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी टू द पावर 4। अब देखेंगे 45, द आउटसाइड डायमीटर ऑफ होलो शाफ्ट इज ट्वाइस इट्स इनसाइड डायमीटर, ठीक है। द रेशियो ऑफ इट्स टॉर्क कैरिंग कैपेसिटी टू दैट ऑफ ए सॉलिड शाफ्ट ऑफ द सेम मटेरियल एंड द सेम आउटसाइड डायमीटर इज, क्या बोल रहा कि इसमें एक होलो शाफ्ट है जिसका आउटसाइड डायमीटर है 2 गुना है इनसाइड डायमीटर से, ठीक है। मतलब आउटसाइड डायमीटर डीओ जो है वो 2 गुना है यानी 2D है, और इनसाइड डायमीटर जो है वो D होगा, ठीक है। यही डाटा दिया है, ठीक। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। रेशियो ऑफ इट्स टॉर्क कैरिंग कैपेसिटी, टॉर्क कैरिंग कैपेसिटी रेशियो निकालना है, बाकी मटेरियल सब सेम है। तो टॉर्क का आपको फार्मूला पता है, अभी लिखा था क्या लिखा था, पाई अपॉन 16 डी क्यू इंटू टाउ, ठीक है। कहीं कहीं टाउ मैक्स भी लिखा रहता है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। ये होता है फार्मूला किसका, टॉर्क का। तो 2 टॉर्क हम लोग ले लेंगे, एक सॉलिड और होलो से हमें कंपेयर करना है, ठीक है। सॉलिड शाफ्ट भी दिया है और होलो शाफ्ट से हम लोग कंपेयर करना है। तो टी सॉलिड टॉर्क सॉलिड शाफ्ट सॉलिड टॉर्क अपॉन होलो टॉर्क अगर हम लोग लिखेंगे तो फार्मूला देखिए क्या होगा, टाउ मैक्स, पहले इसको लिख लेते हैं टाउ मैक्स को पहले, इंटू पाई अपॉन 16 डी क्यू, ठीक है। और टाउ मैक्स इसका इंटू पाई अपॉन 16, तो देखिए डी आई जो है ये सॉलिड शाफ्ट के लिए डी होगा, तो मान लीजिए यहाँ पे डी स्मॉल है, मान लीजिए इसको स्मॉल दे देते हैं, इसको भी बना देते हैं और इसको भी बना देते हैं, ताकि यहाँ लिख दिए हैं स्मॉल तो सॉल्व करने में आसानी होगी। और डी ओ जो है ये आउटसाइड डायमीटर है होलो शाफ्ट का, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे, 2D टू दी पावर 4, ओके। लेकिन 2D टू पावर 4 नहीं लिखेंगे, इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस के टू दी पावर 4 होता है होलो शाफ्ट का। के इसमें जो होता है वो होता है इनसाइड डायमीटर अपॉन आउटसाइड डायमीटर, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये याद रखना है, यहाँ पे डी क्यू रहेगा, ठीक है, इस फार्मूला में डी क्यू है। तो यहाँ पे देखेंगे टाउ मैक्स कैंसिल हो जाएगा, पाई बाई 16 कैंसिल हो गया, डी क्यू से डी क्यू कैंसिल हो गया, 1 अपॉन के टू द पावर -1 माइनस के टू द पावर 4 हमें बच रहा है यहाँ पे। तो ऊपर क्या है, 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, 1 अपॉन 1 माइनस के टू द पावर 4 आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस के टू द पावर 4 का मतलब है डी आई अपॉन डी ओ, यानी डी आई जो है स्मॉल डी है, ठीक है ये, और डी ओ जो है आउटसाइड डायमीटर 2D है, 2D, इसका पावर कितना 4 पावर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 माइनस डी टू द पावर 4, अलग अलग करेंगे, और 2 टू द पावर 4, 2D टू द पावर 4 भी होगा, तो 2 का पावर 4 जो होगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यानी 2 टू द पावर 4 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 और ये डी टू द पावर 4, डी टू द पावर 4, डी टू द पावर 4, डी टू द पावर 4 कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं, 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 16 हो गया। अगर इसको सॉल्व करेंगे बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे आप लोग, 16 माइनस 1 अपॉन 16 हो जाएगा, इतना तो मैथ आता होगा आप लोग को, मैं उम्मीद कर सकता हूँ। तो 1 अपॉन क्या आ जाएगा 16 माइनस 1, 15 अपॉन 16, ठीक है, ये हो गया। अब 16 क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा
तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ आंसर, टी सॉलिड अपन टी होलो जो है वो मिल जाएगा 16/15। सिंपल है, राइट आंसर ए हो जाएगा। इतना टाइम बस आपको समझाने में लगा है, ऐसे इतना टाइम नहीं लगता है। आप जब सॉल्व करेंगे 20-30 सेकेंड में एग्जाम में आप कर लेंगे। ओके, अब देखिए ये ट्वाइस है, हो सकता है 3 टाइम्स दे दे या बोल दे हाफ है या 4 टाइम्स है, कुछ भी दे दे, तो आपको ऐसे सॉल्व करना है, आपको आ जाएगा सॉल्व करने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उसी फॉर्मूला पे, 2 सॉलिड शाफ्ट, यहाँ भी 2 सॉलिड शाफ्ट है, मेड ऑफ सेम मटेरियल, एक ही मटेरियल का बना हुआ है, और देयर डायमीटर उसके हैं, एक d है एक t/2 है। मतलब एक 1 है तो एक हाफ है, दूसरा डायमीटर है जो पहले वाले से हाफ है, ऐसा भी लिख सकता है अंग्रेजी में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। द रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बिगर शाफ्ट टू स्मॉलर वन इन टॉर्सन इज, रेशियो निकालना है बिगर शाफ्ट टू स्मॉलर शाफ्ट। ठीक है, आपको पता है टॉर्क का फॉर्मूला यहाँ पे भी लिख दीजिए, क्या होता है, π/16 dq टाउ होता है। तो रेशियो निकालना है किसका, बिगर शाफ्ट, यानी हम लोग लिख लेंगे T1 लिख लेंगे बिगर शाफ्ट को, और T2 लिख लेंगे स्मॉलर शाफ्ट को। T1/T2 अगर हम लोग लिखेंगे तो हो जाएगा π/16 d1q टाउ, डायमीटर ही तो चेंज है ना, बाकी सब तो सेम ही है, तो d1 इसको लिख लेंगे, और T2 जो हो जाएगा π/16 dtq इंटू टाउ। हो गया। अब टाउ और टाउ कैंसिल, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया हमें, d1/d2 क्यूब है, तो इसका होल क्यूब भी लिख सकते हैं, लिख ही सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, d1 इक्वल टू जो है वो d है, d1 इक्वल टू d है कैपिटल D, और d2 इक्वल टू d/2 है। ठीक है, तो d1 इक्वल टू d लिख दीजिए और d2 इक्वल टू d/2 लिख देंगे और इसको क्यूब कर देंगे। ठीक है, ये 2 क्या हो जाएगा, ऊपर जाता है, इतना मैथमेटिक्स तो आपको पता है, तो हो जाएगा 2d/d क्यूब। ये और ये कैंसिल हो गया, नीचे 1 बच गया, तो 2 का क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा C, 8। कितना सिंपल है। अब देखिए, अब ये भी बोल सकता है कि दूसरा डायमीटर 2 गुना है, 3 गुना है, 4 गुना है, 4 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, हाफ है, कुछ भी बोल सकता है, तो वैसे आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ओके, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47, इफ अ बीम इज सपोर्टेड ऑन मोर देन 2 सपोर्ट इज कॉल्ड, मोर देन 2 सपोर्ट, जिसमें 2 से ज़्यादा सपोर्ट होता है किसी बीम में, तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस बीम। राइट आंसर ए हो जाएगा, कंटिन्यूअस बीम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 48, अ कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ L इज सब्जेक्टेड टू एन एंड लोड P, व्हाट इज द डिफ्लेक्शन अंडर द लोड। एक कैंटिलीवर बीम है, कैंटिलीवर बीम का एक साइड फिक्स होता है, दूसरा साइड फ्री होता है। ठीक है, यहाँ पे फिक्स होता है, तो यहाँ पे अगर लोड कहीं भी आता है एंड पे, एंड लोड P बोला है, तो यहाँ पे लिखेंगे P, तो क्या होगा, अगर लोड पड़ेगा तो ऐसे ये बेंड होगा। ठीक, इस टाइप से हो जाएगा, मतलब यहाँ से कुछ एक एंगल बनेगा, मैक्सिमम एंगल जो भी रहेगा, और ये जो होता है यहाँ से यहाँ तक, यही होता है डिफ्लेक्शन, जिसको बोलते हैं वाई मैक्स, यानी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो होगा वही होगा। तो डिफ्लेक्शन जो होता है, देखिए इसका इक्वेशन बहुत बड़ा है, इक्वेशन हम लोग सॉल्व करके कोई मतलब नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। और आपको आपके एग्जाम के लिए कोई भी जेई लेवल का या पीएसयू का एग्जाम दे रहे हैं, एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, तो इक्वेशन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसका जो डाटा होता है वो याद करना है। तो डिफ्लेक्शन जो होगा वाई मैक्स, वो आपको मिलेगा PL/3EI, और स्लोप जो है थीटा, वो आपको मिलेगा PL²/2EI। तो यहाँ पे क्या पूछा है, व्हाट इज द डिफ्लेक्शन, तो ये डिफ्लेक्शन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा B, PL/3EI। ओके, स्लोप नहीं पूछता है ऐसे जनरली। ठीक है, तो एक आपको और सजेस्ट करूंगा, आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो जितने टाइप के बीम हैं, कैंटिलीवर हो, सिंपली सपोर्टेड हो, यूडीएल हो, वो सबका डिफ्लेक्शन जो है ना, वो आप याद कर लीजिएगा। ये डाटा इस टाइप से कुछ डाटा होता है, किसी में ये रहता है, किसी में ये भी रहता है,
तो आप पूरा डाटा आप याद कर लेंगे, कहीं एक नोट में लिख लेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, क्योंकि डायरेक्ट आता है क्वेश्चन, डायरेक्ट आपको सिर्फ याद ही करना होता है उसमें। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49। अ मेटल पाइप इज सब्जेक्टेड टू इंटरनल प्रेशर ऑफ 10 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर इफ द परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इन द मेटल इज 200 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द थिकनेस ऑफ द पाइप इज 2.5 सेंटीमीटर। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द मेटल पाइप? तो डायमीटर यहाँ पे पूछ रहा है। आपको डाटा क्या दिया है? इंटरनल प्रेशर जो है P दिया है 10 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस जो दिया है सिग्मा परमिसिबल, वो दिया हुआ है 200 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और थिकनेस दिया है स्मॉल t इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। इसमें यूनिट कहीं भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सेंटीमीटर में ही भी ऑप्शन भी है। ठीक है, तो बहुत सिंपल प्रॉब्लम है ये। तो एक फार्मूला है हमारे पास हुप स्ट्रेस का, लिखेंगे हुप स्ट्रेस इक्वल टू होता है PD अपॉन 2T इज लेस देन इक्वल टू सिग्मा परमिसिबल होता है। ठीक है, सिग्मा परमिसिबल। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, P का वैल्यू है 10, ठीक है, और D डायमीटर तो हमें निकालना ही है, यहाँ पे देख रहे हैं, अपॉन 2 इंटू थिकनेस जो है 2.5 दिया हुआ है, और लेस देन इक्वल टू सिग्मा परमिसिबल जो है कितना है 200 है। तो हम डायमीटर जब यहाँ से निकालेंगे डायमीटर, तो इक्वल यहाँ पे देते हैं, ये चला जाएगा इधर, तो 200 इंटू 2 इंटू 2.5 हो जाएगा, और 10 जो है डिवीजन में आ जाएगा 10 आ गया। हाँ ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे ये जो कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, ये जो होगा 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2 जो होगा वो 5 हो जाएगा, अब 520 जा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो D जो होगा वो हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। ओके, राइट आंसर हो जाएगा B 100 सेंटीमीटर। तो देखिए क्वेश्चन जो आता है न्यूमेरिकल का भी आएगा, उससे घबराना नहीं। क्वेश्चन बार बार मैं बोलता हूँ सिंपल ही आता है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करके अच्छे से सॉल्व करके सीख कर जाना होता है। ठीक है, अच्छे से सीखिए और बेसिक कंसेप्ट को अच्छा कीजिए। क्वेश्चन जो है MCQ को रट्टा मत मारिए, रट्टा मारेंगे नहीं होगा। ठीक है, ये जैसे आप मान लीजिए कि इसको याद ही कर लिए 2-3 बार सॉल्व करके, ऐसा जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आएगा, थोड़ा कुछ भी चेंज हो सकता है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप लोग प्रिपरेशन कीजिए बेसिक कंसेप्ट के साथ। ओके, ये क्वेश्चन देखिए बार बार एग्जाम में आता है। अ स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ सेवरल बार रिवेटेड और वेल्डेड टुगेदर इज नोन एज। एक स्ट्रक्चर है जहाँ पे बहुत सारे बार हैं, रिवेट ज्वाइंट है, वेल्डिंग किया हुआ है, उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फ्रेम। राइट आंसर हो जाएगा C। ठीक है, C हो जाएगा ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन यहीं पे देखिए क्या है ये, अ स्ट्रक्चर मेंबर सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स इज कॉल्ड। तो इसको ये होता है स्ट्रट। ठीक है, राइट आंसर इसका हो जाएगा D स्ट्रट। अब क्या होता है, क्वेश्चन जो आता है स्टूडेंट अच्छे से पढ़ते नहीं है। ठीक है, और एग्जाम का भी प्रेशर होता है। अब ये अगर क्वेश्चन आ जाए, कब ज़्यादातर ये वाला क्वेश्चन आता है, ये 51। ठीक है, तो जिसका स्ट्रट होता है, एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स पूछ रहा है तो इसका होता है स्ट्रट। तो ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाए तो स्टूडेंट अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं और स्ट्रट मार्क करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, जो कि रॉन्ग हो जाता है। ये होगा फ्रेम। तो दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है आप लोग देख लीजिए अच्छे से। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉलम का। द बकलिंग लोड विल बी मैक्सिमम फॉर कॉलम इफ। बकलिंग लोड जो होता है वो मैक्सिमम कब होगा? बकलिंग लोड का फॉर्मूला होता है PE इक्वल टू पाई स्क्वायर EI अपॉन LE स्क्वायर। ठीक है, E जो होता है यंग्स मॉडुलस, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और LE जो होता है इफेक्टिव लेंथ होता है। ठीक है, अब देखिए अब क्या होता है कि बकलिंग लोड मैक्सिमम किस में होता है वो हमें देखना है। तो मैक्सिमम होता है, आंसर B होगा, बोथ एंड ऑफ द कॉलम आर क्लैम्प।
क्यों होता है वो मैं बताता हूँ। जब दोनों एंड कॉलम का दोनों एंड क्लैंप होगा यानी फिक्स होगा, फिक्स और क्लैंप भी लिखते हैं, क्लैंप और फिक्स लिख देता हूँ, तो क्या होता है इफेक्टिव लेंथ जो होगा वो होता है L/2। ठीक है, जब इफेक्टिव लेंथ 1/2 होगा तो इसमें जो ये फार्मूला हमारे पास है इसमें पुट करेंगे तो आ जाएगा बकलिंग लोड PE इक्वल टू होगा π² EI अपॉन LE के जगह L/2 होगा, L/2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा π² EI अपॉन L² और 2 का स्क्वायर यानी 4, तो ये हो जाएगा L² अपॉन 4, तो अपॉन 4 है तो ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4, तो इसमें 4 गुना ज़्यादा है बाकी इससे, बाकी जो ये पार्ट्स है 4 को छोड़ के इस फार्मूले से मैच कर रहा। ठीक है, तो ये 4 टाइम ज़्यादा है, इसलिए सबसे ज़्यादा जो होता है मैक्सिमम बकलिंग लोड जो होता है वो तभी होता है दोनों एंड कॉलम का क्लैंप या फिक्स हो तब। अब देखिए अगर पूछे बोथ एंड ऑफ द कॉलम आर हिंज, बोथ एंड कॉलम का अगर हिंज होता है तो LE इक्वल टू क्या होगा L होगा, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर यही आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक और देखेंगे, वन एंड कॉलम जो है वो फिक्स है या क्लैंप है एंड अदर एंड जो है वो फ्री है, फ्री, वो अदर एंड फ्री नहीं, अदर एंड यहाँ पे लिखेंगे हिंज। ठीक है, अगर अदर एंड हिंज है तो उस केस में क्या होता है जो इफेक्टिव लेंथ जो होता है वो होता है L/√2। ठीक है, अब इसके जगह पे आप पुट करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगा, उसके जगह पे पुट करेंगे तो वैल्यू जो मिलेगा इसका क्या मिल जाएगा आपको 2π² EI अपॉन L² मिल जाएगा। ठीक है, अब एक और है वन एंड ऑफ द कॉलम इज हिंज एंड अदर इज फ्री। ठीक है, तो अगर इस केस में क्या होता है, इस केस में होता है LE इक्वल टू होता है ट्वाइस L, तो ये भी पुट करेंगे इसमें तो जो होता है वो मिल जाएगा। तो आपको एक बार याद रखना है डाटा कि किसका इफेक्टिव लेंथ क्या होता है, उस हिसाब से पुट कर सकते हैं। और बकलिंग लोड का कभी कभी डायरेक्ट फार्मूला ही याद आ जाता है एग्जाम में, तो आप ये फार्मूला जरूर याद कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ द कॉलम इज, तो सिलेंडरनेस रेशियो जो होता है कॉलम का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव लेंथ होता है, राइट आंसर हो जाएगा ए। ओके, इसको हम लोग लिख देते हैं सिलेंडरनेस रेशियो इक्वल टू इफेक्टिव लेंथ, कभी कभी डायरेक्ट फार्मूला के फॉर्म में आ जाएगा आपको, इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम अपॉन लिस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन, लिस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन। ओके, तो ये फार्मूला भी याद कर लीजिएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 54, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन यूलर क्रिपलिंग लोड फॉर अ कॉलम विथ बोथ एंड हिंज इफ द लेंथ ऑफ द कॉलम इज हाफ। ओके, तो ये इसके पहले जो फार्मूला बताया था उस टाइप से क्वेश्चन पूछता है या फिर इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, किसी एक का पूछ लेगा और ऐसे न्यूमेरिक वैल्यू दिया रहेगा तो वो वैल्यू निकालने बोल देगा। तो हम लोग देखिए करते हैं, जो अभी किए वही आंसर है, देखिए कैसे होता है। ठीक है, जो 4 टाइम्स किए थे ना वही है। देखिए क्रिपलिंग लोड, इफेक्टिव लोड जो है, सॉरी बकलिंग लोड PE, उसका फार्मूला क्या है π² EI अपॉन LE², ये फार्मूला है। अब देखिए क्या बोल रहा, यूलर क्रिपलिंग लोड फॉर अ कॉलम विथ बोथ एंड हिंज, बोथ एंड हिंज होगा तब क्या होगा, फॉर बोथ एंड हिंज, दोनों अगर एंड हिंज होगा तो इफेक्टिव लेंथ जो होगा L होगा। तो क्रिपलिंग लोड जो हो जाएगा, क्रिपलिंग लोड PC से डिनोट करते हैं π² EI अपॉन L² हो जाएगा, LE के जगह पे L पुट कर दिए, हो गया। अब इफ द लेंथ ऑफ द कॉलम इज हाफ, जब लेंथ कॉलम का हाफ कर देंगे तब क्या होगा, देखिए इफ द लेंथ ऑफ द कॉलम इज हाफ,
मतलब इफेक्टिव लेंथ को L/2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए। तो उस में क्रिपलिंग लोड जो हमें मिलेगा पाई स्क्वायर EI अपॉन L स्क्वायर था, इसको कॉलम को अब क्या कर दिया, हाफ कर दिया, यानी L/2 कर दिया और इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे पाई स्क्वायर EI अपॉन L स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, तो L स्क्वायर और अपॉन 4 जो है तो वो ऊपर चला जाएगा तो 4 हो जाएगा, मतलब कितना हो गया 4 टाइम्स। अगर लेंथ उसका कॉलम का हाफ कर देंगे, अगर दोनों एंड कॉलम का फिक्स हो, मतलब हिंज हो और कॉलम का लेंथ हाफ कर देंगे तो 4 टाइम्स हो जाएगा बकलिंग लोड। राइट आंसर हो जाएगा डी। ओके, तो इस टाइप से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन जो भी होता है सिंपल होता है, बट बेसिक कंसेप्ट पे आपको ध्यान देना होता है। आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बेसिक कंसेप्ट को आप अच्छा कीजिए, जैसे भी कीजिए। जो बुक आपको पसंद आए वो बुक से पढ़िए, कोई भी बुक पढ़ सकते हैं। आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके बाद ही क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए तो ज़्यादा आपको मज़ा आने लगेगा। क्वेश्चन को डायरेक्ट आप रटिए मत। कुछ क्वेश्चन होता है सिर्फ 10% क्वेश्चन को मैं खुद ही बोलता हूँ कि इसको रट जाइए, इसको याद कर लीजिए, तो उसको याद कर लेना है। अब जैसे फार्मूला है तो फार्मूला क्या करेंगे, याद ही करेंगे, तो इसको याद कर लेना है, इसके कंसेप्ट में नहीं जाना है हमें। ओके, तो इस तरीक़ा से आप लोग पढ़ते रहिए और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से आप लोग करते रहिए। और इस पार्ट 4 में हम लोग इतना ही क्वेश्चन आज रहने देते हैं, बाकी का जो क्वेश्चन है हम लोग पार्ट 5 में करेंगे। ओके, तो आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर ट्यूटलेज एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए होंगे तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, और वहाँ पे बहुत ही नॉमिनल अमाउंट पे आपको टेस्ट सीरीज कोर्स जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का वो मिल जाएगा। आप ज्वाइन करके बहुत अच्छे से बेसिक कंसेप्ट के साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।